नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में वोटिंग में अव्वल रहा हरिद्वार जिला और हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 74% वोटिंग हुई है। उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में 65% मतदान हुआ है। अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में सबसे कम मतदान हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से उत्तराखंड में अंतिम आंकड़े आज भी जारी नहीं हो पाए, लेकिन जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें हरिद्वार नंबर 1 पर रहा। 75% यहाँ पर मतदान हुआ है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से उत्तराखंड के कई जगहों के अभी आंकड़े हमारे पास नहीं अब पहुंच पाए हैं, लेकिन वोटिंग में हरिद्वार का जो जिला है वो अव्वल रहा और 74% यहाँ पर मतदान हुआ है। इसके अलावा उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में भी 65% मतदान हुआ है। और रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ। रोहित, पूरे चुनाव पर सबकी नजर थी, हरिद्वार में लड़ाई बहुत तगड़ी थी, लेकिन हरिद्वार की जनता ने भी बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। बिल्कुल अंजनी, साफ तौर पर चुनाव आयोग की टीम जो 15 दिन पहले उत्तराखंड आई थी, उन्होंने यहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और तमाम अन्य उच्चाधिकारियों से बातचीत की थी और पूरा प्रयास यही था कि उत्तराखंड में इस बार जो मत प्रतिशत है उसमें इजाफा हो, जिसके तहत चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव से पहले जगह जगह नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि उनका एक वोट कितना बड़ी सत्ता को बदल सकता है। यदि वो अपने नेता से खुश नहीं है तो उसके खिलाफ भी वोट कर सकते हैं, किसी और को भरोसा दे सकते हैं, किसी और पर भरोसा जता सकते हैं। तो लिहाजा इसी के तहत जो है बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है। क्योंकि पोलिंग पार्टियां जो है चुनाव से पहले 72 घंटे पहले ही पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रवाना हो गई थी, क्योंकि मुख्य मार्ग से 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, कुछ जगहों पर 20-20 किलोमीटर पैदल चल के पगडंडियों के सहारे पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचना था। लिहाजा सभी समय से पहुंच गए थे। अब चूंकि जो आंकड़े हैं मैदानी इलाके और तराई वाले इलाके, जो आसपास के इलाके हैं, वहां से तो इनपुट्स चुनाव आयोग को मिल गए हैं, जिसके तहत जो है चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई उत्तराखंड में पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 65.10% जो है मतदान हुआ है। और इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है या फिर दूर दराज के क्षेत्र है, क्योंकि तीन दिन लग गया था पहुंचने में पोलिंग पार्टियों को, तो संभवतः आज शाम तक जब ये पोलिंग पार्टी जो सम्मानजनक जगहों पर पहुंचेंगी, जहां पर नेटवर्किंग की सुविधा प्रॉपर होगी और कनेक्टिविटी ठीक होगी, अभी रोहित कितने ऐसे जिले हैं जिनका अभी वोटिंग प्रतिशत आना बाकी है? जी देखिए अंजनी, पौड़ी की बात करें, पौड़ी में भी तमाम ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं, दूरस्थ गांव हैं, जहां पर पगडंडियों के सहारे कई किलोमीटर तक पोलिंग पार्टियों को जाना पड़ा और जिसके तहत वो 3 दिन पहले उनको रवाना किया गया यहाँ से। हालांकि उत्तराखंड के तमाम जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे पहले पोलिंग पार्टियाँ रवाना हुई और मतदान स्थलों तक पहुँच गई थी। लेकिन अभी चमोली की बात करें, चमोली में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो दूर दराज के हैं और दूरस्थ क्षेत्र हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो समस्त जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर पोलिंग पार्टियों वहाँ के अभी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, चलेंगे। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। संजय, हरिद्वार ने तो इस बार भाई इतिहास बना दिया है और जितनी तगड़ी लड़ाई थी वहां हम देख रहे थे और उतने ही उत्सुकता थी, उतने उत्साह से लवरेज दिखी वहां की जनता। बिल्कुल अंजनी, जिस तरह से आपने देखा है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर कल सकुशल जो चुनाव था वो संपन्न हो गया था, लेकिन अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी लोगों में खासा उत्साह दिखा। खासकर उन लोगों में ज्यादा उत्साह दिखा जो पहली बार जिसने अपने मत का प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो आपने देखा है कि सुबह 8 बजे से ही जो लोग थे वो उत्साहित थे और हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में करीब 110 प्रत्याशी थे और सभी के भाग्य का कल फैसला होना था। हालांकि अभी जो इनका 11 जो आने वाली 10 मार्च होगा उसमें कहीं ना कहीं इनका देखना होगा कि किस तरह किसके खाते में कितनी वोट जाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन संभवतः जिस तरह से चुनाव आयोग और प्रत्याशियों ने सभी से अनुरोध किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग किए, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर देखा है। हालांकि जो पिछली बार से यानी 2017 में जो परसेंटेज था उससे कहीं ना कहीं कम महसूस किया गया है। जी ठीक है संजय, रोहित, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और अगली खबर का रुख करते हैं। खटीमा से खबर आ रही, जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद देहरादून पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया गया है और प्रदेश मुख्यालय में सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री धामी जब राजधानी देहरादून पहुंचे तो उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहले से मौजूद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद जैसे ही शपथ ग्रहण का काम पूरा होगा वैसे ही प्रबुद्ध जनों की एक कमेटी बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जिसमें सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों को समान कानून होगा। तो ये एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री ने। ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई है। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहने से अच्छा रहना चाहिए। ये गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है नई सरकार आएगी, हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते, शपथ ग्रहण होती, हम एक प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी संगठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे और सभी के लिए एक समान कानून। रोहित हमारे साथ बने में। रोहित, देखिए, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनकी सरकार बनने वाली और सरकार बनते ही पहला काम वो करेंगे, कॉमन सिविल कोड को लेकर एक बैठक करेंगे और उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अंजनी, आज कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे खटीमा से राजधानी देहरादून पहुंचे और सीधे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है वहां पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। सीएम धामी को वहां पार्टी मुख्यालय में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के पक्ष में नारे लगाए गए और मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर लग रहा था कि इस बार वो जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी पहुंचने वाले हैं पार्टी मुख्यालय में और मुख्यमंत्री ने एक बड़ा स्टेटमेंट ये दिया है, क्योंकि मतदान से पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है प्रदेश में लागू किया जाएगा और हालांकि अब मतदान हो चुका है। तो मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आते ही जैसे ही शपथ ग्रहण का काम पूरा हो जाएगा एक प्रबुद्ध जनों की टीम तैयार की जाएगी जिसमें समाज सेवी होंगे, अन्य शिक्षाविद होंगे, अन्य तबकों के लोग होंगे और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेंगे उसके बाद जल्द से जल्द सरकार का पूरा प्रयास होगा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए ताकि उत्तराखंड के तमाम जो संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग हैं सबको समान अधिकार मिल सके, कानून सबके लिए एक जैसे हो सकें। और इसकी पहल उत्तराखंड ने की। उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने भी तमाम प्रदेश सरकारों से अपील की थी कि जल्द से जल्द जो है सभी प्रदेश जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए हैं और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड ने इस कदम को उठाया है। रोहित, देखिए, काफी विवादित मसला रहा है ये और इसको लेकर काफी बीजेपी की आलोचना भी होती है और बीजेपी का ये प्रमुख एजेंडा भी रहा है। तो अब ये एक नया शिगुफा छोड़ा है उन्होंने। अब देखना ये होगा कि पहले वो सत्ता में आए, इसके बाद और क्या विकास उनका मॉडल होगा। क्या सिर्फ इसी के बाद या सत्ता में आने के बाद विकास को किस तरीके से और आगे बढ़ाएंगे, ये भी बात कही। बिल्कुल, देखिए अंजनी, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो चुनावी कैंपेन था वो एक स्लोगन के तहत रहा कि किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा सरकार। और इसी स्लोगन के तहत जो चुनावी जो दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी का जो जारी हुआ है, जिसमें अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो उसमें प्रदेश सरकार ने कहा है कि हालांकि पूरे देश में 6,000 रुपये किसानों को के खाते में आते हैं और जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी तो 6,000 अतिरिक्त प्रदेश सरकार देगी, हिम प्रहरियों को नियुक्त किया जाएगा, तमाम अन्य मसलों को लेकर ये घोषणाएं की गई हैं और सरकार बनते ही इन तमाम चीज़ों को जो है अमल में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें पूरी आशा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी की 10 मार्च के बाद सरकार बनने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि 60+ का जो नारा जो बीजेपी ने इस बार दिया था उसी के तहत जनता ने मतदान किया है क्योंकि जनता को पता है कि डबल इंजन की सरकार में ही विकास हो सकता है। ठीक है, चलिए रोहित और संजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री आश्वस्त है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पौड़ी में इलेक्शन
ड्यूटी से घर लौट रहे कर्मचारियों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और दुखद खबर यह है कि एक कर्मी की मौत हो गई है, 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देहरादून से लौटते हुए पौड़ी देवप्रयाग सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में ये गाड़ी उनकी गिर गई और जिसमें एक की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पौड़ी देवप्रयाग सड़क मार्ग के पास भटकोट के पास यह हादसा हुआ है। चुनाव ड्यूटी के बाद सरकारी सामान जमा करके 4 कर्मचारी अपने एक निजी वाहन से देहरादून अपने घर लौट रहे थे और तभी भटकोट के पास इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी और जिसमें एक कर्मी की मौत हो गई, जबकि बाकी के जो 3 लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक इलाज पौड़ी जिला अस्पताल में करने के बाद उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और जिन कर्मचारी की मौत हुई है वो देहरादून के ही भनियावाला के रहने वाले हैं। तो ये दुखद हादसा हुआ है। चुनाव ड्यूटी खत्म करके वो लोग लौट रहे थे अपने घर और इस दौरान हादसा हुआ। 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच में वो अपना निजी वाहन से देहरादून की तरफ अपना जो आवास है वहाँ लौट रहे थे। तो जिस वाहन से वो जा रहे थे उस वाहन को दुर्घटना हो गया और दुर्घटना में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया जिनका नाम रणवीर सिंह है। वो देहरादून के निवासी हैं और यज्ञेश्वर में सर्विस करते हैं और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। अभी जिला अस्पताल में उनके साथ में जो प्रवास कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उसमें से 3 लोग जो इंजर्ड थे उनसे भी मैं स्वयं जाके मुलाकात किया। उसमें से एक व्यक्ति को सर में चोट लगी है तो उनको अच्छे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वैसे बीजेपी ने उत्तराखंड में फिर से सरकार में वापसी का दावा किया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने उनसे हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने बातचीत की और कहा उन्होंने कि कोरोना काल के दौरान भी भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले, सरकार के पक्ष में मतदान किया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का शोर थम चुका है। अब सभी राजनीतिक दल चुनावी आकलन में लगे हैं। हर विधानसभा सीटों पर गुड़ा भाग हो रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या सरकार बन रही है और कितने प्रत्याशी चुनाव में जीत रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों की जानकारी हम लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन से। भसीन सर, क्या आकलन कहता है? दशकों से आप राजनीति में हैं, आकलन क्या कह रहा है कि बीजेपी के पक्ष में इस बार जनता ने वोट किया? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की महान जनता को उसके द्वारा किए गए मतदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। जहां तक चुनावी आकलन का सवाल है तो हमने शुरू में ही कहा था कि हम 60 पार जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है, हम इस आंकड़े को पार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होने के साथ हमारी एक मजबूत सरकार प्रदेश में बनने वाली है। कांग्रेस तो कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार काम आ गई, बीजेपी का पत्ता साफ है। कांग्रेस को अगर सपने देखने की आदत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो पहले भी कहते रहे हैं। कि सच्चाई है कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की रग रग से परिचित है। जब सरकार में थी कांग्रेस तो उसने विकास के स्थान पर केवल भ्रष्टाचार दिया और जब हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जनता ने हमें अपना आशीर्वाद पुनः दिया है। सर, आपका आकलन क्या कुछ कहता है? 65% से अधिक मतदान हुआ है, भारी संख्या में लोग घरों से निकल के आए मतदान करने के लिए। जनता ने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दिया होगा? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में गई थी और हमने पिछले 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उनको जनता के सामने रखा। इसके अलावा जो कोविड काल के अंदर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ, गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, ये सारी बातें जनता के सामने हमारे द्वारा रखी गई और जनता ने इसको हाथों हाथ लिया भी। और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए और पूरे देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी जनता के जहन में है। तो ये सब बातें जनता के बीच में रखी, जबकि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, केवल नकारात्मक बातें कर रहे थे और इसी कारण से जनता ने पहले भी उनको निराश किया है, नकारा है और इस चुनाव में भी उनको नकार दिया है। सर, इस बार एक और पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी भी चुनाव में रही। आपको लगता है कि इस पार्टी ने क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ डेंट दिया होगा, कुछ नुकसान पहुंचाया होगा? आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो उत्तराखंड की जनता ने भली भांति समझ लिया है, इसलिए आम आदमी पार्टी अपना खाता भी खोल पाएगी, हमें इस पर ही संदेह है।
क्योंकि दिल्ली में जो वो बातें करते रहे, उत्तराखंड में वे उसके विपरीत काम करते रहे। और दूसरी ओर जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता को उन्होंने अपमानित किया, यहाँ पर उन्होंने हमारे मंदिरों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, जनता के बारे में भी खराब शब्द प्रयोग किए, और जो काम दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, जैसे कि महिलाओं को 1000 का भत्ता देना या इसी प्रकार से बेरोजगारों को भत्ता देना, वो उत्तराखंड की जनता से तो वादा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उनकी सरकार है वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस फरेब की जो राजनीति है आप आदमी पार्टी की, उत्तराखंड की जनता ने गहराई से समझ ली है, इसलिए उसको इस चुनाव में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन से। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, उसको लग रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। ये तो रही बीजेपी की बात, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस को क्यों अपनी जीत पर इतना भरोसा है, इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने उनके प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह से बातचीत की। सुनिए क्या है उनकी रणनीति और क्यों उतना वो आश्वस्त है। उत्तराखंड में चुनावी शोर अब थम चुका है। तमाम राजनीतिक जो दल हैं अब राहत की सांस ले रहे हैं और तमाम गुड़ा भाग भी हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस इस बार उत्साह से लबरेज है। उसे ऐसा प्रतीत होता है, उसे ऐसा आभास हो रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। राजेंद्र शाह जी, क्या लगता है, अब तो चुनावी शोर थम गया है, लब्बो लवाब क्या रहा और क्या लगता है सरकार आपकी आएगी? देखिए, जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं, चाहे मैं पिथौरागढ़ से लेकर रामनगर की बात करूं, चाहे मैं बद्रीनाथ से लेकर कोटद्वार की बात करूं, चाहे मैं देहरादून से लेकर मंगरौर की बात करूं, और चाहे मैं रामनगर से लेकर और आपके पूरे उधम सिंह नगर की उन 9 सीटों की बात करूं, इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस को पूरी जनता का समर्थन मिल रहा है। और लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने महंगाई पर चोट मारी है वोट देकर। युवाओं ने बेरोजगारी को जो है पूरा मजबूती के साथ जो है कांग्रेस के साथ खड़े हुए, उन्होंने भी बेरोजगारी पर चोट मारी है। और इस बार जो माहौल है, मैं समझता हूं कि कम से कम 42 से लेकर 50 सीटें कांग्रेस प्रदेश में जीतने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार 10 मार्च को कांग्रेस बनाने जा रही है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस के तमाम ऐसे बागी नेता थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय भी टाल ठोकी उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मैं यमुनोत्री की बात करूं, अगर मैं लाल कुआं की बात करूं, तो जहां पर शुरू में उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों में माहौल बनता गया कांग्रेस के प्रति, तो लोगों ने फिर ये सोचा कि फिर यहाँ वोट खराब करना बेकार है और सीधी लड़ाई में कांग्रेस को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। और उनका जो वोट, पहले ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा वोट वो काटेंगे, बाद में धीरे धीरे अब वो तमाम वोट जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में आया और निश्चित तौर पर वहाँ भी हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। ये इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा या फिर कांग्रेस के प्रति जनता में विश्वास जगा है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विरोध नौजवानों का और माताओं बहनों का जो था, वो बेरोजगारी और महंगाई पर उन्होंने फोकस किया। और जो झूठे वादे लगातार 2014 से लेकर और 2017 में भी किए, 2019 में भी किए, वो तमाम बातें जो है लोगों के दिमाग में घर कर गई थी कि ये कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं है। और कांग्रेस जब सत्ता में आती है वो जो कहती है वो करती है। ये बातें जनता के बीच में बहुत अच्छी तरह से समा गई थी, इसलिए जनता ने बहुत खुलकर कांग्रेस को वोट दिया। अच्छा शाह जी, हमने इस चुनाव में देखा है सेना की बात हुई, सैनिकों की बात हुई, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दे रहे। आपने एक अभियान उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम 4 काम, ये तमाम जो वायदे किए हैं, मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में वायदे किए हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी कितने वायदे पूरे होंगे? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जितने भी वादे हमारे मैनिफेस्टो में किए गए, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। और ये 2022 में उत्तराखंड में ये संदेश भी दिया जाएगा कि अब चुनाव जो भी उत्तराखंड में हो विकास के नाम पर होना चाहिए। ये
नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान फलानी यूनिवर्सिटी कोई कह रहा है कि हिंदू मुसलमान, ये कोई चुनाव का मुद्दे। चुनाव आप बताइए, आपने अब हम बताएंगे 2027 में कि 2022 से 27 तक अपने मैनिफेस्टो के कितने कामों को पूरा किया और कितने नए काम हमने किए हैं, उसको लेकर हम 2027 में जाएंगे। और हर राजनीतिक दल को अब उत्तराखंड में ये तय करना होगा कि काम के बलबूते पर भी आपको वोट मांगना होगा। ये तमाम बातें, झूठी बातें अब चलने वाली हैं नहीं। राजेंद्र शाह जी, आप दशकों से उत्तराखंड कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं, आपका भी क्या आकलन कहता है? आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में थी, उसको कुछ लाभ होगा या फिर उसने कांग्रेस की जहां जहां परंपरागत सीटें थी वहां नुकसान पहुंचाया होगा? क्या आकलन कहता है आपका? नहीं, देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक क्षेत्रीय दल जो 79 से लगातार जो है जनता के बीच में था, जिसने राज्य आंदोलन की लड़ाई भी लड़ी, वो पहले 4 पर 2 में, फिर उसके बाद 3 पर, फिर 12 में 1 पर समाप्त हो गया और उसके बाद उस दल का नाम लेने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम लोगों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीयता की तरफ हम लोग जाते ही नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे। राजेंद्र शाह जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह से, और साफ तौर पर 10 मार्च तक का इंतज़ार सबको करना पड़ेगा। और तमाम जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी ताल ठोकी है, शायद उन्हें भी अभी इस समय नींद नहीं आएगी जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते। हालांकि कांग्रेस में उत्साह है, कांग्रेस को लगता है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आ रही। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शुरू हुई गुटबाजी। बीजेपी नेता संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर बड़ा आरोप लगाया है कि मदन कौशिक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। मदन कौशिक को बीजेपी से निकालने की भी संजय गुप्ता ने मांग कर दी है लगे हाथ। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों में आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी के विधायक है संजय गुप्ता और उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए, अभी मैदान में वो लड़ाई हुई है, जनता ने फैसला कर दिया है, रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका आपस में ही।